नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं पर्यावरण की। और आज जो चैप्टर हम करने जा रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और अगर हम एग्ज़ाम्स में देखें तो उससे काफ़ी क्वेश्चन हमें मिलते भी हैं। तो जो चैप्टर आज हम करने जा रहे हैं वो है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम मुख्यतः इसके परिभाषा को देखेंगे। सबसे पहले तो डेफिनेशन ही देखेंगे। उसके बाद हम लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के स्तर देखेंगे, इसका मापन किस तरीके से होता है, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, जैव विविधता को जो हानि हो रही है, उसके क्या कारण हैं और किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन किया जा रहा है, संरक्षण किया जा रहा है। और कुछ डेफिनेशंस हम देखेंगे, जैसे हॉट स्पॉट क्या होता है, हॉप स्पॉट क्या होता है, रेड डाटा बुक के विषय में हम जानेंगे, और साथ ही साथ हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के बारे में भी जानेंगे और देखेंगे कि भारतीय प्रोजेक्ट क्या है बायोडाइवर्सिटी के विषय में। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो है जैव विविधता और बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहले तो हम जानने का प्रयास करते हैं दोस्त कि ये हमारा बायोडाइवर्सिटी होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम बायोडाइवर्सिटी की परिभाषा देखते हैं। तो दोस्तों, हम जैसे कि जानते हैं कि ये पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, उसमें कई जीव निवास करते हैं, कई सारे जीव निवास करते हैं, है कि नहीं। पारिस्थितिकी तंत्र में कई सारे जीवों का निवास होता है और कई जीव रहते हैं। दैट मीन्स कई प्रजातियां रहती हैं, कई सारी प्रजातियां रहती हैं, उप प्रजातियाँ रहती हैं। जैसा कि हमने देखा था किसमें, जब हम फूड वेब वगैरह कर रहे थे, खाद्य श्रृंखला वगैरह, तो हम देख रहे थे एक जीव को दूसरा जीव खा जा रहा था, दूसरे को तीसरा खा जा रहा था। इस तरीके से चल रही थी खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल पूरा बन रहा था। मीन्स कई प्रकार की जो प्रजातियाँ हैं, उप प्रजातियाँ हैं, उनके आवास होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो क्या हो रहा था, ये सारी चीज़ें एक पारिस्थितिकी तंत्र में होती है। ठीक, तो ये जब होते हैं, प्रजातियां होती हैं, उनके आवास होते हैं, ये सेम टाइप के तो होते ही नहीं है। ये किस सेम टाइप का तो नहीं होता ना, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस तो वगैरह होते हैं ना। तो यही चेंजेस जो होते हैं, दैट इज़ जो इनमें डाइवर्सिटी होती है, जो इनमें विविधता होती है, जो डाइवर्सिटी होती है, जो विविधता होती है, जो विविधता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। दैट मीन्स जैव विविधता। जैव विविधता उसी को हम कहते हैं। ठीक है, तो जैव विविधता की अगर हम बेसिक सी डेफिनेशन एक लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, उप प्रजातियां, उप प्रजातियां, ठीक है, उप प्रजातियां तथा आवास, तथा आवास, आवास किसी पारिस्थितिकी तंत्र की, किसी पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता कहलाती हैं। किसी पारिस्थितिकी, किसी पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता कहलाती हैं। ठीक है, जैव विविधता कहलाती हैं। क्लियर हो गया जैव विविधता क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि जैव विविधता क्या है, बता सकते हैं, डाइवर्सिटी इन, जो जीव वगैरह होते हैं किसी पारिस्थितिकी तंत्र में, उनमें जो डाइवर्सिटी होती है उसी को जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एक और वर्ड अगर हम सुनते हैं तो अक्सर हम सुनते होंगे जेनेटिक वर्ड। जेनेटिक वर्ड एक हम सुनते हैं। तो ये क्या होता है कि अगर एक ही प्रकार की जाति है, अगर कोई एक ही जाति है, ठीक है, एक ही जाति अगर कोई है, तो उसमें जो उपजातियों की संख्या मिलती है, उप प्रजातियाँ उसमें जो मिलती हैं, उप प्रजातियाँ या उपजातियाँ जो भी कह लीजिए, उन्हीं में एक ही जाति में जो उप प्रजातियाँ मिलती हैं उनको जेनेटिक कहते हैं, जेनेटिक कहते हैं उनको। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी अगर हम कहें, आनुवंशिक भिन्नता कहें, इसको आनुवंशिक भी कह सकते हैं हम, आनुवंशिक
और सबसे ज़्यादा अगर किसी में आनुवंशिक डाइवर्सिटी मिलती है तो एक तो होता है घासों में, एक तो होता है घासों में और दूसरा होता है तितलियों में। और एक और कॉन्सेप्ट है, अगर आप देखिए हमने फूड वेब में भी क्या देखा था, फूड वेब में भी हमने क्या देखा था कि खाद्य श्रृंखला जितनी लंबी होती है उतनी क्या स्टेबल भी होती है। तो सेम वैसे ही, और ये लंबी कब होगी, जब उसमें डाइवर्सिटी होगी तभी ना। तो जितना बायोडाइवर्सिटी अच्छा होता है, बायोडाइवर्सिटी जितना अच्छा होता है, एडॉप्शन उतना ही अच्छा होता है। सिटी जितनी अच्छी होती है एडॉप्शन भी उतना ही अच्छा होता है, अनुकूलन वगैरह भी उतना ही अच्छा बेहतर रहता है। ठीक है, और ये सब तो हम पहले ही भी देख चुके हैं कि जेनेटिक से फिर स्पेसीज वगैरह में आ जाते हैं, फिर कम्युनिटी बनता है। सब तो पहले लेक्चर में हम ऑलरेडी सब सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। ठीक है, अगर जैसे कि क्या होता है इसकी बायोडाइवर्सिटी के बारे में अगर हम देखें, मान लीजिए, ठीक है, और ये सिर्फ जीवों में नहीं, अगर जैसे आप एक राइस वगैरह का भी एग्जांपल एक लेते हैं कि क्या हुआ था एक बार कि 1850 के आसपास में कुछ राइस वगैरह में कुछ बीमारी आ गई थी। ठीक है, और ये बीमारी ऐसी थी कि चावल ऑलमोस्ट, राइस के प्रोडक्शन जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो सकता था। तो दूसरे स्थानों से जो अलग प्रजातियां थी चावल की, उनके बीच में संकरण कराकर एक हाइब्रिड चावल का किस्म तैयार किया गया। तो बायोडाइवर्सिटी जो है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, एक जितनी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, और जितनी बड़ी अच्छी बायोडाइवर्सिटी होती है, हमारा स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा रहता है इकोसिस्टम में। तो इस तरीके से बायोडाइवर्सिटी के बारे में ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम समझ गए कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम जो देखेंगे, हम देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी जो होती है उसके लेवल क्या क्या हैं, जैव विविधता के स्तर क्या क्या हैं। तो आइए हम देखते हैं कि जैव विविधता के स्तर क्या क्या हैं। जैव विविधता के स्तर, ठीक है। तो अगर हम जैव विविधता के स्तर की बात करते हैं तो देखिए इसमें मेनली कौन कौन से टाइप होते हैं, कौन कौन से होते हैं। एक तो अभी हमने जैसे जो देखा था आनुवांशिक, एक होता है आनुवांशिक जेनेटिक, एक होता है हमारा आनुवांशिक जेनेटिक, ठीक है। दूसरा होता है हमारा प्रजातीय, दूसरा हमारा होता है प्रजातीय, ठीक। उसके बाद हमारा होता है प्रजाति के बाद में थर्ड हमारा होता है समष्टि, समष्टि, ठीक है। एक होता है समष्टि, एक हमारा हुआ आनुवांशिक जैव विविधता, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। प्रजाति जैव विविधता, जैव विविधता और समष्टि जैव विविधता, जैव विविधता, ठीक है। ये हो गई हमारी, अगर आपसे कोई पूछे सिर्फ नाम तो, लेकिन इतने से तो काम चलता नहीं है। काम इतने से अगर चल जाता तो भाई बात ही क्या थी, हमको तो इसके अंदर भी घुसना पड़ेगा। तो चलते हैं, घुस जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आनुवांशिक की, तो इसको तो हमने ऑलरेडी देख लिया। तो अभी हमने जो देखा था कि किसी एक प्रजाति की जो होती है ना बायोडाइवर्सिटी, पर्टिकुलर एक प्रजाति कोई होती है, उसकी ही उप प्रजातियाँ किसी स्थान में अगर मिलती हैं तो उसको बोलते हैं आनुवांशिक जैव विविधता। मतलब एक ही स्पीसीज़ की कई उप प्रजातियाँ मिलती चली जाती हैं, उसमें कोई भिन्नता नहीं पाई जाए। विभिन्न प्रकार की उप प्रजातियाँ जो होती हैं किसी एक प्रकार की जाति में मिलती हैं, किसी एक प्रकार की जाति में मिलती हैं, ठीक है, में मिलती हैं। तो इसको आनुवांशिक जैव विविधता कहते हैं, इसको आनुवांशिक जैव विविधता कहते हैं,
ठीक है। तो इस तरीके से, और इसका मान अगर अधिक होता है, इसकी अगर वैल्यू अधिक है तो अनुकूलन अच्छा होगा, अच्छी होगी बायोडाइवर्सिटी के लिए, वो चीज़ अच्छी होगी, अनुकूलन बेहतर होगा। वैल्यू अच्छी, अनुकूलन एडॉप्शन बेहतर होगा, बेहतर होता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है प्रजातीय जैव विविधता। दूसरा होता है प्रजातीय जैव विविधता। आइए उसको भी देखते हैं क्या होता है प्रजातीय जैव विविधता। चलिए देखते हैं। तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में मिलने वाले विभिन्न प्रजातियों, वहाँ पे तो एक ही प्रजाति थी ना, यहाँ पे प्रजातियाँ कई सारी हो जाती हैं। तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में मिलने वाले विभिन्न प्रजातियों की संख्या को, विभिन्न प्रजातियों की संख्या को क्या कहते हैं? प्रजाति जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। प्रजाति जैव विविधता कहते हैं इसको। इसका मेज़रमेंट भी किया जा सकता है, कैसे करते देखते हैं। इसका मेज़रमेंट कैसे करते हैं वो देखते हैं, कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका मेज़रमेंट देखते हैं कैसे करते हैं। सिंपल सा एक फॉर्मूला है मैथमेटिकल। तो अगर हम प्रजाति जैव विविधता की बात करते हैं, अगर हम प्रजातीय जैव विविधता की बात करते हैं तो एक प्रजाति के जीवों की संख्या किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रजाति के जीवों की संख्या, एक प्रजाति के जीवों की संख्या अपॉन कुल जीवों की संख्या, उस पारिस्थितिकी तंत्र में कुल जीवों की संख्या। देखिए जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत क्लियर हो जाएगा। अभी तक जो कन्फ्यूज़न हो रहा है आपको, ये मान लीजिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का है, जो कोई स्थान है, यहाँ पे मिल रहे हैं 4 खरगोश, यहाँ पे हैं 4 खरगोश, 3 हिरण हैं, और उसके अलावा 10 क्या है यहाँ पे, कुछ और भी जानवर कोई भी ले लीजिए, लायन वगैरह जो भी मन करे आपका, वो मन करे वो ले लीजिए, ठीक है। और 9 बंदर ले लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं। तो अगर आपसे पर्टिकुलर हिरण की प्रजाति जैव विविधता पूछा जाए, अगर आपसे हिरण की प्रजाति जैव विविधता की बात की जाए, तो एक प्रजाति कौन सी, हिरण की बात हो गई। तो हिरण कितने हैं? 3, और टोटल जीव कितने हैं? 4 खरगोश, 3 हिरण, 10 लायन, 9 बंदर। 10 9 कितना हो गया? 10 9 19 4 23 3 27 जो भी आया, ठीक है। 23 3 26। तो इस तरीके से इसकी सर्टेन वैल्यू आती है, और वैल्यू क्या आ गई? 0 पॉइंट समथिंग तक, ठीक है। तो यही जो वैल्यू आती है ये होती है प्रजातीय जैव विविधता, प्रजातीय जैव विविधता। अब इसमें अगर वैल्यू 0 के पास में आ रही है, एक तो वैल्यू इसकी देखिए 0 से 1 के अराउंड में रहने की कोशिश करेगी, ठीक है। और अगर 0 के पास में आ रही है तो प्रजाति जैव विविधता अच्छी क्या होगी, और अगर 1 के पास में आ रही तो वो प्रजाति जैव विविधता कम होगी वैल्यू, ठीक है। तो अगर 0 के नज़दीक वैल्यू आती है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अगर इसकी वैल्यू 0 के नज़दीक आती है, 0 के नज़दीक आती है, तो ये इसकी वैल्यू कहेंगे कि ये अधिकतम है, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू 1 के नियर अबाउट आती है तो वो मिनिमम कहेंगे, ओके। तो प्रजाति जैव विविधता क्या होता है, क्लियर हो गया। इसके बाद एक थर्ड भी होता है,
वो होता है समष्टि। ठीक है, वो समष्टि जैव विविधता होता है, या इसको एक और नाम से बोलते हैं पारिस्थितिकी जैव विविधता। इसको पारिस्थितिकी जैव विविधता के नाम से भी जानते हैं। अब ये क्या होता है इसको भी हम देख लेते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है अभी। तो ये जो जैव विविधता जो होती है, ये एक तरह से कहें बायोडाइवर्सिटी का सबसे हायर लेवल है, सबसे हायर लेवल है। और जो सबसे ज़्यादा बड़ा लैंड होता है, भूभाग होता है, लैंड पार्ट होता है, वहाँ के लिए ज्ञात किया जाता है। तो यह जैव विविधता का सर्वोच्च स्तर है, जैव विविधता का सर्वोच्च सबसे बड़ा स्तर है, सबसे बड़ा स्तर है। और यह सिर्फ किसी बड़े भूभाग के लिए ज्ञात किया जाता है, किसी बड़े भूभाग के लिए ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो किसी बड़े भूभाग पर मिलने वाली पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता जो होती है उसी को हम समष्टि जैव विविधता कहते हैं। तो किसी बड़े भूभाग पर मिलने वाली पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता को क्या कहते हैं? समष्टि जैव विविधता। समष्टि जैव विविधता। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम चलते हैं। तो इसके बाद में अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी का मेजरमेंट किस तरह से होता है। बायोडाइवर्सिटी का मापन किस तरीके से होता है, का मापन। ठीक है, तो आइए देखते हैं बायोडाइवर्सिटी का मापन, जैव विविधता का मापन किस तरह से होता है। तो बेसिकली इसके 3 मेथड होते हैं, 3 वो होते हैं विधियाँ। एक हम मापन करते हैं अल्फ़ा जैव विविधता की, एक हम क्या करते हैं अल्फ़ा जैव विविधता मापन करते हैं, दूसरा हम बीटा जैव विविधता का मापन करते हैं, और थर्ड हम बात करते हैं गामा की। अब ये क्या क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा की अगर हम बात करते हैं, अल्फ़ा जैव विविधता की, तो किसी क्षेत्र में मिलने वाली स्थानीय, कौन सी स्थानीय, किसी पर्टिकुलर फील्ड की रहने वाली, जैसे अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार में ही, कहीं और नहीं, बिहार में ही। ठीक है, जिस स्थान के आप एक्चुअल में मूल निवासी हैं, तो स्थानीय प्रजातियों की संख्या अल्फ़ा जैव विविधता कहलाती है, अल्फ़ा जैव विविधता कहलाती है। ठीक है, अल्फ़ा जैव विविधता कहलाती है। तो इस तरीके से कह सकते हैं, ये तो हमारा हुआ कि पर्टिकुलर, जैसे अगर हम जब यहाँ पे पुर्तगाली आए थे, हमने बात की थी, पुर्तगालियों का हिस्ट्री में बात किया था, तो वो अपने साथ आलू की फसल लाए थे, आलू की फसल लाए थे कि नहीं लाए थे। तो आलू जो है अगर हम बात करें तो आलू पर्टिकुलर पुर्तगाल की फसल है, उनकी यहाँ की मूल फसल है, तो उसको ये वहाँ के लिए अल्फ़ा होगा। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, इसमें हेड काउंटिंग भी करते हैं, नॉर्मली कह सकते हैं इसको, काउंटिंग में हेड काउंटिंग भी कह सकते हैं। तो किसी स्थान पर,
ठीक है। किसी स्थान पर मान लीजिए A, B, C, D टाइप के कुछ जानवर रह रहे हैं या कोई जीव रह रहे हैं, ठीक है। A, B, C, D टाइप के जीव रह रहे हैं, तो A की कितनी संख्या है, B की कितनी संख्या है, C की कितनी संख्या है, D की कितनी संख्या है, टोटल यही संख्या, या A, B, C, D अगर अकेले अकेले हैं तो ये टोटल संख्या ही जो हेड काउंट जो है यही क्या होता है, अल्फ़ा डाइवर्सिटी होता है, अल्फ़ा बायोडाइवर्सिटी होता है, ठीक है। तो अल्फ़ा बायोडाइवर्सिटी में एक तरह से हम क्या कह सकते हैं कि हेड काउंट ही हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, चलते हैं बीटा को भी देखते हैं क्या है। बीटा डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं, बीटा डाइवर्सिटी की बात करते हैं, अगर जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, ठीक है, आप एक्स स्थान पे हैं कहीं पे, यहाँ पे A, B, C, D, E है। एक्स से आप मूव कर जाते हैं, वाई स्थान पर चले जाते हैं, एक्स से आप वाई पे चले जाते हैं, और यहाँ A, B, C, D, E थे, साथ में F और G भी आ गए, दो और प्रजातियाँ आ गई, साथ में F और G दोनों दो और प्रजातियाँ आ गई। तो अगर आप x और y का जो डिफरेंस निकालें, x और y का डिफरेंस अगर आप निकालते हैं, तो यहाँ पे दो जो नई प्रजातियाँ आ गई, ये जो डिफरेंस की जो नई प्रजातियाँ जो आ गई, इसी को बीटा बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये दो पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन को ज्ञात करता है, ठीक है। बीटा में क्या होता है, इसमें दो पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन ज्ञात किया जाता है, क्लियर है, ठीक है, ज्ञात किया जाता है। दैट मीन्स कि इसमें क्या कह सकते हैं, किसी एक स्थान पर या दूसरे स्थान पर कोई नई प्रजाति आई या कोई प्रजाति चली गई, प्रजातियों के आगमन या हटने का मापन है, ठीक है, हटने का मापन है। उसके बाद थर्ड हम देखते हैं क्या है। थर्ड गामा सिंपल है, जो अल्फ़ा और बीटा का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो गामा होता है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा जैव विविधता का योग होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा जैव विविधता का योग होता है, ठीक है, का योग होता है। जैसे आप मान लीजिए कि एक इकोसिस्टम ये है, यहाँ पे A, B, C, D है, ठीक है, और यहाँ पे C, D और E, F है, ठीक है, यहाँ पे C, D, E, F है। तो अगर हम अल्फ़ा की बात करते हैं तो कितना है, 4 है, अल्फ़ा 4 है। और अगर हम बीटा की बात करते हैं, तो अगर हम यहाँ से यहाँ जाते हैं 1 से 2 की तरफ, तो हमको 2 नए मिलते हैं कि नहीं, या इधर से इधर आते हैं तो भी आप कह लीजिए 2 नए प्रजाति मिलती हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 4 + 2 = 6। तो ये 6 की वैल्यू जो आ रही है, ये क्या होगी, गामा बायोडाइवर्सिटी। तो इस तरीके से जैव विविधता का मापन किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अभी हमने क्या देखा कि हमने बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी के हमने लेवल देखे, और उसके बाद में बायोडाइवर्सिटी का मेज़र किस तरीके से किया जाता है वो हमने देखा। इसके साथ में अब हम थोड़ा सा और एक पॉइंट देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का फ़ायदा क्या क्या है, क्या क्या प्रॉफिट होता है बायोडाइवर्सिटी से। तो एक तरीके से क्या है, बायोडाइवर्सिटी जितनी अच्छी रहती है, लोगों को, प्रजातियों को भोजन की व्यवस्था उतनी अच्छी रहती है, भोजन के लिए इम्पॉर्टेंट है, जितना अच्छा बायोडाइवर्सिटी होगा उतना अच्छा भोजन मिलेगा। बायोडाइवर्सिटी किसी स्थान पे होगी तो प्राकृतिक संसाधन भी होंगे, प्राकृतिक संसाधन भी रहेंगे, प्राकृतिक संसाधन भी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगली पीढ़ी का बनना आसान रहेगा, अगली पीढ़ी का बनना भी आसान रहेगा, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी जैसे आप देखते हैं, वेस्टर्न घाट हो गया, हिमालयन हो गया, इन जगह जितनी इस तरह की चीज़ें होती हैं, चाहे वर्ल्ड लेवल पे, वहाँ पे पर्यटन काफ़ी रहता है, सांस्कृतिक विविधता रहती है, पर्यटन रहता है, सांस्कृतिक विविधता रहती है,
वाटर सप्लाई अच्छी रहती है, बारिश वगैरह बहुत अच्छी होगी, वाटर सप्लाई। जल स्रोतों का संरक्षण होगा, जल स्रोत संरक्षण होता है, ठीक है। आनुवांशिक विविधता होती है, स्थानीय जलवायु अच्छी रहती है, कई सारे फैक्टर है, जलवायु हो गया, तो पर्यावरण संतुलन कुल मिला के रहता है, पर्यावरण संतुलन रहता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी के, अगर एक अच्छी बायोडाइवर्सिटी के काफ़ी एडवांटेजेस होते हैं। तो अभी हम इतना ही पे रुकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके करेंगे बायोडाइवर्सिटी का लॉस किस कारण से हो रहा है और उसको किस तरीके से कंजर्व करने की कोशिश की जा रही है सरकारों के द्वारा, और क्या इस तरह के प्रोसेस हैं, उसमें क्या होता है। अगर हम बात करें कि इन सिटू संरक्षण क्या होता है, अभयारण्य क्या होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, जैवमंडल क्या होता है, इस तरह की बातें हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी आज इतने पे रोकते हैं। थैंक यू।